तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में भौतिक जगत पर। और भौतिक जगत की कुछ हमने अवधारणाओं की बात कर ली थी। साइंस क्या होती है और नेचर को समझने की प्रक्रिया ही साइंस है, इस पर काफ़ी देर बात कर ली थी। और हम बात कर रहे थे विज्ञान की गतिशीलता के ऊपर, जिसमें कि मैंने 4 बिंदु आपके सामने रखे थे। जिसमें पहला था सौर मंडल का विकास जो हो रहा है लगातार। दूसरा था द्रव्यमान तथा ऊर्जा के साथ बीच में जो अंतर संबंध है उसके ऊपर था। तीसरा बिंदु जो कि हमें कंप्लीट करना था, तीसरा और चौथा प्रकाश का रेखीय और तरंगीय सिद्धांत। और उसके बाद में था परमाणु मॉडल। इस मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये 4 जो मैंने बिंदु रखे हैं, ये खाली 4 ही बिंदु सिर्फ उदाहरण के तौर पर रखे हैं। भौतिकी में या विज्ञान में आपको ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे, असंख्य, लगभग सभी चीज़ों पर उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ की अवधारणा पर समय के साथ साथ विकास होता आया है। कोई भी नियम बहुत दृढ़ नहीं है। आप किसी भी नियम को भौतिकी में या विज्ञान में उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे समय के हिसाब से और समय के साथ साथ उसमें बदलाव आते रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम प्रकाश की बात करें, इसको आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। अभी तक आप पढ़ते रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और आपने हमेशा इसको सीधी रेखा में चलता हुआ देखा है, क्योंकि अभी तक जो भी आप रिफ्रैक्शन, अपवर्तन या रिफ्लेक्शन, परावर्तन पढ़ रहे थे, उनको प्रकाश को सीधी रेखा में मानकर करने में आपको आसानी हो रही थी और आप सारी अवधारणाओं को पूरा कर पा रहे थे। और सारी प्राकृतिक घटनाएं जो उस पर घट रही हैं, चाहे वो मरीचिका हो, चाहे वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो, चाहे वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जैसी चीज़ें हों, चाहे वो सवेरे सवेरे सूरज का लाल दिखना, शाम को समय सूरज का लाल दिखना, या सवेरे के दोपहर के वक्त सूरज का सफ़ेद दिखना। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में जहां इतना पर्यावरण ख़राब हो चुका है, ये अक्सर नहीं दिखता है, इतना प्रदूषण है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दूर दराज के इलाके में जाएंगे, ख़ासतौर से किसी द्वीप पर, तो आप बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। कोई बात नहीं। तो लेकिन इस जो सवाल यह है कि आपने प्रकाश को सीधी रेखा में चलता हुआ अभी तक जाना है, पर यह कोई आवश्यक नहीं है। ये देखा गया है कि प्रकाश जब सीधी रेखा में चलता है, जब वायुमंडल में चलता है, तो प्रकाश जब सीधा तो चल रहा है, लेकिन वो धीरे 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 फैलता है। आपने देखा होगा टॉर्च की रोशनी फैलती है। वो तो खैर एक उसके रीज़न और भी है, क्योंकि उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, उसकी भी प्रकृति ये होती है कि टॉर्च की रोशनी को फैलाए और जिससे कि आप दूर काफ़ी बड़े क्षेत्र में देख सकें। आपने लेज़र बीम को देखा होगा, जो टॉय लेज़र जो आजकल बच्चे खेलते हैं, जिनसे जो उसकी कीमत बहुत कम होती है, 50 रुपये से कम ही कम होती है, और उनको भी देखा होगा। अगर आप उसको देखें और उसको क्लिक ऑन करें तो पास की जगह पर उसका छोटा बिंदु बनता है, दूर की जगह पर थोड़ा बड़ा बिंदु बनता है। हालांकि ये भी लेज़र की एक अपनी प्रकृति है, लेकिन उसके अलावा भी एक और वो सोर्स की एक अपनी प्रकृति है, जिसकी वजह से उसमें एक ये फैलाव आता है। लेकिन इसके अलावा भी माध्यम का भी एक असर होता है, और माध्यम में डिफ्रैक्शन पैदा होता है, जिससे कि हम जिसकी वजह से कि रेज डाइवर्ज होने लगती हैं, फैलने लगती हैं। हालांकि ये खाली डाइवर्ज ही होता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो संकुचित भी होता है, कन्वर्जेंस भी होती है। अगर किसी लाइट रे को अगर हम प्लाज्मा में भेजें तो वहाँ पर फोकसिंग भी होती है, सेल्फ फोकसिंग जिसे कहते हैं, प्लाज्मास की सेल्फ फोकसिंग। तो इसके आगे चल के हम अगले साल जब प्रकाशिकी के ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से बदलते हैं। नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होते हैं, पॉजिटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होते हैं। अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होती है, 1 से कम भी होती है। वायु की अपवर्तनांक 1 है, जो कि निर्वात का भी अपवर्तनांक 1 ही है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें कि अपवर्तनांक अलग हैं। और ये जो सब सूचनाएं हैं, ये जो सूचना मैं बता रहा हूँ, ये समय के हिसाब से विकसित हुई हैं। हमेशा से इस तरह की सूचनाएं नहीं थी हमारे पास। धीरे धीरे हम लोगों ने इसको सूचना को बदलते हुए देखा है। पहले 12वीं शताब्दी में कणीय सिद्धांत था प्रकाश के लिए। प्रकाश के कणों को कण मानते थे। उसके बाद जो कि कर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। उसके बाद में रे थ्योरी आई, उसके बाद वेव थ्योरी आई। और लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत किरण, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन प्रकीर्णन, और पेयर प्रोडक्शन, द्वय उत्पादन, इस तरह की परिघटनाएं नेचर में देखी गई। और हमने ये पाया कि पार्टिकल की रे को या प्रकाश को अगर हम खाली तरंग या किरण की तरह से देखें, तो ये परिघटनाओं का विकास और उनको हम विवेचना नहीं कर पाते हैं। तब डी ब्रॉय नाम के एक साइंटिस्ट, जिसको डी ब्रॉगली के नाम से आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। डी ब्रॉगली एक वैज्ञानिक हुए, महान वैज्ञानिक हुए, और उन्होंने ये अवधारणा दी कि प्रकाश की प्रकृति बेसिकली डुअल है, द्वय है।
कभी वो प्रकार कण की तरह से कार्य करता है और कभी वो तरंग की तरह से कार्य करता है। तो जब प्रकाश को तरंग की तरह से लेते हैं तब हम परिघटनाएं जैसे कि इंटरफेरेंस, अध्यारोपण और विवर्तन, डिफ्रैक्शन तथा प्रकीर्णन और पोलराइजेशन, ये 3 घटनाओं को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन को हम जब वहाँ पर तरंग की तरह से लेते हैं या किरण की तरह से प्रकाश को माने तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तब उसके लिए हमें प्रकाश को एक कण मानना पड़ता है, फोटोन मानना पड़ता है, और तब हम इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनकी विवेचना कर पाते हैं। तो अभी भी इसीलिए वहाँ पर प्रकाश की प्रकृति को हाइपोथेसिस है, अभी द्वय प्रकृति कहा जाता है, उसके बारे में कोई सेट नियम नहीं है। हम अभी जहाँ अपनी स्व सुविधा अनुसार किसी प्रकृति की परिघटना को समझाने के लिए हम उसको कभी प्रकाश की तरंग मानते हैं और कभी हम उसको कण मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। तो ये सब चीज़ें समय के साथ साथ समझ विकसित हो रही है और इसमें और समझ विकसित होना बाकी है, क्योंकि अभी भी ये किसी नियम के तरह से नहीं देखा जाता है, खाली एक हाइपोथेसिस की तरह से देखा जाता है। इसके बाद में एक दूसरा उदाहरण मैं एक और लेना चाहूँगा, परमाणु का मॉडल। थॉमसन का मॉडल था, उससे पहले डाल्टन का मॉडल था, बहुत सारे मॉडल थे। आपने कक्षा 10 में सारे कुछ मॉडल्स पढ़े हैं। थॉमसन का मॉडल कहता था कि सब परमाणु जो है, परमाणु के अंदर जो कण हैं वो तरबूज की तरह से हैं। तरबूज को अगर काटिए तो तरबूज के अंदर जैसे अगर आप बीच में काटें तो देखेंगे कि बीज कहीं कहीं पड़े होते हैं, कहीं कहीं बीज अवस्थित होते हैं। तो ये माना गया कि भाई ये परमाणु के अंदर तो ये मालूम था कि परमाणु के अंदर कुछ आवेश है, आवेश है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है। पूरी तरह से अगर परमाणु को देखा जाए तो उसमें कोई आवेश नहीं है, लेकिन उसके अंदर इनका एक विलयन है और वो फैले हुए हैं, उनका संयोजन है, धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का एक संयोजन है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, माना गया था। तो ये थॉमसन साहब एक थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था कि उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो जैसे तरबूज के अंदर बीज पड़े होते हैं और उसके चारों तरफ लाल रंग का एक समूह होता है और उस तरह से इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। तो ये थॉमसन का मॉडल काफ़ी दिनों चला। फिर 1912 के आसपास एक बड़े वैज्ञानिक और थे, रदरफोर्ड, लॉर्ड रदरफोर्ड। दोस्तों, लॉर्ड रदरफोर्ड एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और महान शिक्षक भी थे, एक बहुत महान शिक्षक थे। उनके एक स्टूडेंट थे नील बोर, और उनके एक बहुत सारी कहानियाँ आप पढ़ेंगे आगे चलकर। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खाली सिर्फ किताबों, सिर्फ जो विषय की किताबें हैं उन्हीं पर जोर ना दे करके, इसके अलावा इन महान वैज्ञानिकों के बारे में जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को भी बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जो कक्षा 11 की जो फिजिक्स की, जो भौतिकी की किताब है, उस किताब में बॉक्स आइटम की तरह से बहुत सारे महान वैज्ञानिकों की जीवन यात्रा के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने किस तरह से इन नियमों का प्रतिपादन किया, उनकी बेसिक ज़िंदगी में किया था। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों जानना, आपको इससे बहुत संवेदना मिलेगी, बहुत ज्ञान मिलेगा और बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप जरूर जानिए, जरूर पढ़िए, जहाँ महान वैज्ञानिकों के बारे में जरूर पढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों को पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा और जाना होगा। आप इनके बारे में, इनके जीवन व्रत को पढ़िए, इन्होंने किस तरह से कार्य शुरू किए। खैर कोई बात नहीं, मैं थॉमसन से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो 1912 में जब रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स थे, गीगर एंड बुलर, उन दोनों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज से अगले वाले आने वाले अध्याय में बताऊँगा, एपिसोड में बताऊँगा विस्तार से। उन्होंने एक मॉडल विकसित किया जिन्होंने ये बताया कि सब जो धनात्मक आवेश है, जो धनात्मक आवेश है नाभिक परमाणु का, क्योंकि ये तो पहले से मालूम था कि परमाणु के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के आवेश हैं। जो धनात्मक आवेश है वो सेंटर में रखा हुआ है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, गीगर और मुलर ने एक्सपेरिमेंट किया, वो सेंटर में रखा हुआ है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर स्थित है। लेकिन साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि उस समय कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम था, और कूलाम का नियम ये कहता था कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर धनात्मक आवेश परमाणु के बीच में रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर है, तो कूलाम बल के द्वारा जो 2 आवेशों के बीच में जो बल लगता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक का हिस्सा बन जाना चाहिए, नाभिक की तरफ आ जाना चाहिए, बिल्कुल उसमें गिर जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो टोटल आवेश है वो 0 हो जाना चाहिए। लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना पावरफुल एक्सपेरिमेंट था कि जो कि साफ साफ बता रहा था कि जो परमाणु का लगभग पूरा का पूरा द्रव्यमान
लगभग पूरा का पूरा द्रव्यमान जिसे नाभिक कहा गया वो पूरे परमाणु के बीच में स्थित है और परमाणु के अंदर बहुत सारी जगह बिल्कुल खाली है, बहुत सारी जगह बिल्कुल खाली है। इस खाली जगह के बहुत सारे उपयोग है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, ब्लैक होल्स वगैरह सब उसमें आते हैं, लेकिन मैं उन सब की बात यहाँ पर नहीं अभी नहीं करूँगा। आगे आने वाले अध्यायों में या आगे आने वाली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो जहाँ पर बीच में नाभिक है, ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग, देखिए प्रयोग जान है सर विज्ञान की, बिना प्रयोग के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना कोई भी अवधारणा आप बनाए उसको प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरना बहुत आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। बिना प्रयोग के कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। आपको ध्यान होगा पिछले एपिसोड में जब मैं बात कर रहा था द्रव्यमान तथा ऊर्जा के आपस में संबंध की, और उसमें मैंने जिक्र किया था गॉट पार्टिकल का, तो वो प्रयोग की बात कर रहा था। और जब तक वो प्रयोग सफल नहीं होगा तब तक हम उस स्टैंडर्ड मॉडल को पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं। तो इसी तरह से परमाणु के मॉडल में जब गीजर बुलर का और जिसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा द्रव्यमान, जिसको कि आगे चलकर हमने धनात्मक आवेश का चार्ज कहा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो हम कहते हैं नाभिक का जो आवेश है वो पूरी तरह से धनात्मक है, वो हमारे द्वारा बनाया हुआ है। हमने उस चार्ज को धनात्मक कहा है, और बाहर जो चार्ज है जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं वो ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, वो भी हमने कहा है। कोई धरती नहीं गिरने वाली अगर हम इसको उल्टा कर दें। लेकिन एक कन्वेंशन है, दुनिया की एक कन्वेंशन है कि हमने ये माना कि जो भारी चार्ज है, जो भारी पार्टिकल है, जो नाभिक के अंदर भारी कण है, उनको हम धनात्मक, नाभिक को धनात्मक माना है, और सारा धनात्मक आवेश जितना भी है उसके साथ बिना धनात्मक आवेश का भी है, बिना किसी चार्ज का अनावश्यक चार्ज पार्टिकल्स भी वहाँ पर न्यूक्लियस में है, नाभिक में है। लेकिन सारे के सारे पार्टिकल्स को जो नाभिक के अंदर धनात्मक जो आवेशित कण है उनको हमने धनात्मक कहा है। ये हमारी सोच है, हमने बनाया है, हमारी एक कन्वेंशन है, पूरे दुनिया के लोगों ने उस कन्वेंशन को मान लिया है। तो इसी क्रम में, लेकिन अगर कूलॉम का नियम था, मैं कूलॉम पर आ रहा था, कूलॉम का नियम ये कहता था कि अगर इलेक्ट्रॉन उसके बाहर कहीं रखा हुआ है और धनात्मक चार्ज यहाँ पर बीच में रखा हुआ है, तो वो कूलॉम के नियम के हिसाब से उस बल को, जो कि आपने पढ़ा है कूलॉम का नियम, इसको खट से इसके अंदर गिर जाना चाहिए था और सारा आवेश खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। तब यह अवधारणा आई, क्योंकि साथ साथ उस समय मैकेनिक्स, न्यूटन की मैकेनिक्स काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे संबंध प्रकृति के देख रहे हैं, फिजिक्स के नियमों की किस तरह से प्रकृति बना रहे हैं। कि मैं परमाणु की बात कर रहा हूं तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गई पहले, अब साथ में मैकेनिक्स आ रही है, यांत्रिकी आ रही है। किसी वस्तु पर लगा हुआ बल उसकी गति की अवस्था को बताता है, लगा हुआ कुल बल। तो उन्होंने बताया, वहाँ यांत्रिकी के नियमों से यहाँ पर प्रतिपादन हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा हो तो एक अपकेंद्रीय बल, या जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एक दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस कूलॉम के फोर्स के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब ये दोनों बल बराबर होंगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ इस अवधारणा से, इस अवधारणा को बनाने से ये फायदा हुआ दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन वहां पर घूमता रहेगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर के नहीं गिरेगा। समझ रहे हैं इसको, इस इशू को, किस तरह से समावेशन हो रहा है दूसरे सिद्धांतों का एक सिद्धांत को बनाने में, परमाणु को समझने में, किस तरह से जो दूसरे भौतिक और विज्ञान में जो दूसरे सिद्धांत बन चुके हैं उनका वो वहां पर मदद कर रहे हैं। अब जैसे ये सोचा गया ठीक है साहब ये चला थोड़े दिनों, लेकिन उससे पहले ही 18वीं शताब्दी में दूसरे एम्पियर, फेराडे, लेंज, ये वैज्ञानिक हुए थे। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, अपने आवेश साथ साथ कुछ संबंध बनाए थे, आवेश और चुंबकत्व को मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे कि विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, उसके कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, जो कि सारे के सारे जो नियम थे वो प्रयोगों की कसौटी पर खड़े उतर रहे थे। और उन सबको मिलाकर के एक मैक्सवेल, एक वैज्ञानिक हुए थे, उन मैक्सवेल ने उन सबको मिलाकर के बताया था कि प्रकाश की तरंगें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वो कुछ और नहीं है। खैर उस सबसे वहाँ पर उसी के साथ साथ मैक्सवेल ने जब इस सब की विवेचना की थी, इन सारे नियमों को जोड़ा था, इस सब नियमों को जोड़ने के बाद में जब अपनी इक्वेशंस लिखी थी, तब उसमें यह भी एक प्रतिपादन किया था कि अगर कोई चार्ज आवेश कोई गति कर रहा है, अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षय होगी, और जो ऊर्जा धीरे धीरे क्षय होगी, ये जो या डिक्रीज होगी, डिके होगा, उस डिक्रीज के साथ साथ वहाँ से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पन्न होंगी। जब भी कोई चार्ज गति कर रहा है तो विद्युत चुंबक, जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं,
ओके, तो जब रेडिएशन प्रेशर हो, रेडिएशन आएगा, तो इसका मतलब धीरे 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 उन जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, उसकी ऊर्जा में क्षय होगा। जब ऊर्जा में क्षय होगा तो पहले जिस कक्षा में गति कर रहा था वो कक्षा बदलेगी। कक्षा जब बदलेगी तो वो धीरे 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 आकर के थोड़ी देर के बाद वो फिर से नाभिक में मिल जाना चाहिए। समस्या हो गई उत्पन्न, हुई ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल को लोगों ने कहा कि अरे भाई ये तो ठीक नहीं है। हालांकि एक्सपेरिमेंटली बहुत पावरफुल था, जो कि बार बार बता रहा था कि सारा का सारा चार्ज जो जितना द्रव्यमान है नाभिक का, वो सब नाभिक के केंद्र में स्थित है, और जो ऋणात्मक चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, वो उसके चारों तरफ है, चारों तरफ फैला हुआ है। ये प्रक्रिया थॉमसन के मॉडल से बिल्कुल अलग थी। थॉमसन के मॉडल में बहुत सारी जगह चार्ज को बताया गया था, धनात्मक आवेश को तरबूज के बीजों की तरह से कई हिस्सों में विभक्त होता हुआ दिखाया गया था। जबकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने, देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोग है, प्रयोग से जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, उनकी जो महारत है उस पर आप अविश्वास नहीं कर सकते, उनको आपको मानना ही होगा, उनकी कसौटी पर आपकी अवधारणा को आना ही होगा। आप नियम वही बनेगा जो कि प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरेगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, उनके एक स्टूडेंट थे नील बोर, जिनका नाम मैंने पहले लिया, सब जानते हैं हम। वो एक अलग कहानी है कि उनमें उनके बीच में किस तरह के संबंध थे, वो मैं उसको यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ें, उसको खुद पढ़ें। और मैंने हालांकि वो कहानी खुद स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में पढ़ी है, इसलिए मैं पूरे, और आजकल व्हाट्सएप पर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उस कहानी को एक दूसरे को भेज रहे हैं। इन सब ICT पर काफ़ी है, फेसबुक पर भी आती है काफ़ी दफ़ा वो कहानी। आप पढ़ें, मैं और किसी भी किताब से पढ़ें, आप गूगल करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन नील्स बोर एंड रदरफोर्ड, आपको मिल जाएगा। खैर, तो बोर को पूरा भरोसा था कि जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से सही है, उसमें गलती नहीं हो सकती, रदरफोर्ड कभी गलत नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो उसके बाद में नील्स बोर ने सन 1922 में कुछ अपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को सत्यापित कर दिखाने के लिए कुछ अवधारणाएं दी, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, कुछ में पॉस्टुलेट्स दिया। वो पॉस्टुलेट्स, बोर्स पॉस्टुलेट आप जानते हैं, 3 पॉस्टुलेट्स हैं, जिसमें कि ये कहा गया कि सब ये बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो चार्ज अगर गति में होगा, एक्सीलरेटेड होगा, तो उस जो एक्सीलरेटेड चार्ज हो, त्वरित चार्ज होगा, अगर घूम रहा है तो उसमें त्वरण हो गई होगा। आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई होगा, आपने पढ़ा है इसको। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई त्वरण है, त्वरण है तो कोई भी त्वरण त्वरित चार्ज होगा, एक्सीलरेटेड चार्ज होगा, तो उससे रेडिएशन रिएक्शन होगा, रेडिएशन निकलेंगे। अगर रेडिएशन निकलेंगे तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो बोर ने वहाँ पर यह कहा दोस्तों बहुत ही स्ट्रांगली कि परमाणु में ये बात लागू नहीं होती, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वहाँ पर ये बात लागू नहीं होती, और वो जो स्टेट्स हैं वो स्टेशनरी हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं कर रहा है, चारों तरफ घूम तो जरूर रहा है, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो अवधारणा है कि त्वरित चार्ज, त्वरित आवेश अपनी ऊर्जा का क्षय करेंगे, वो इस केस में लागू नहीं होती। और स्टेबल स्टेट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स का वहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया। और फिर उसके बाद में दूसरी कॉन्सेप्ट थी जिससे कि खूब सारी क्वांटम मैकेनिक्स निकली। इस क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में जस्ट मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। तो आप प्रकृति देखिए विज्ञान की, विज्ञान के नियमों की प्रकृति को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सब वैसे किताब में सबसे आखिर में है विज्ञान के नियमों की प्रकृति, लेकिन मैं टॉपिक के साथ साथ हर जगह एम्बाइब करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पॉइंट को, और जिससे कि आप हर पॉइंट पर समझ सकें। जब हम किताब लिखते हैं तो किताब लिखने में एक प्रवाह दूसरी तरह का होता है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके साथ साथ एक दोस्ती नुमा माहौल में बात कर रहा हूँ, तब एक प्रकृति दूसरी तरह की होगी। तो जो बात की जो इशू है मैं उनको इम्बाइब करने की कोशिश कर रहा हूँ हर जगह पर, जहाँ जहाँ पर भी वो लागू होती हैं। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अब सीधा विज्ञान से भौतिकी पर आना चाहता हूँ, बिल्कुल जिससे कि आप कहेंगे साहब विज्ञान लिया हुआ है आपने, भौतिकी का सब्जेक्ट है, भौतिकी की कक्षा है, भौतिकी की बात कर नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, भौतिकी जैसे रसायन विज्ञान है, उसी तरह से भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी एक नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है। कि पर्पज या देखिए नेचुरल साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ नेचर, द पैटर्न्स ऑफ नेचर। मतलब प्रकृति किस तरह से कार्य करती है उसको समझने का प्रयास ही विज्ञान है। भौतिक में क्या है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, रासायनिक नहीं, भौतिकी। और देखिए ये जो सब क्लासिफिकेशन है ना, ये जो वर्गीकरण है, ये मैन मेड है, जिसने कि हम लोग उन परिघटनाओं को आसानी से अलग अलग करके समझ सकें। देखिए नेचर तो एक है, साइंस एक है,
उसमें हमने एक विज्ञान अलग, भौतिकी अलग की, विज्ञान रसायनी अलग की, और बायोलॉजी जीव विज्ञान अलग किया। इस तरह से और भी कई सारे विज्ञान हैं, बहुत सारे विज्ञान हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल साइंसेज हैं, बहुत सारी साइंसेज हैं। उन सबको अलग किया, उन सबको हमने अलग किया, इन सब। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो रही है। देखिए आप डिड्यूस कर रहे हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ रहे हैं। रिडक्शनलिज्म कहलाता है ये रिडक्शनलिज्म कहलाता है। इसके बारे में हम अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसको भाव ले पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से भाव ले पा रहे होंगे कि किस तरह से हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तो इसी तरह से हमने एक बड़ी नेचर की प्रॉब्लम को समझने के लिए कई सारे हिस्सों में तोड़ा, भौतिकी, रसायनी, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, इस तरह के बहुत सारे विज्ञान बनाए। और तो भौतिक विज्ञान से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटनाएं हैं, और ये शब्द जो फिजिक्स है, जिसकी कि हिंदी भौतिक विज्ञान है, वो एक ग्रीक शब्द है जिसका कि अर्थ है प्रकृति, प्रकृति। और संस्कृत में भी भौतिकी जो शब्द है वो भौतिक जगत के अध्ययन से संबंधित है। तो इसलिए भौतिकी, अब मैं ये कह सकता हूँ, अब मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ इतने सबके डिस्कशन के बाद, सब चर्चा के बाद, कि भौतिकी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, जो नेचुरल फिनोमिना है उनका अध्ययन है। प्रकृति के मूलभूत, यहाँ पे भौतिकी की एक परिभाषा देना चाहूँ तो कुछ इस तरह से दूंगा कि प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति ही भौतिकी कहलाती है या भौतिकी होती है। अब भौतिकी के दो प्रमुख विचार, जिसमें मैंने अभी अभी बात की रिडक्शनलिज्म की, जिसका कि न्यूनीकरण कहते हैं, हिंदी में इसका शब्द है न्यूनीकरण। इसके दो बड़े बड़े विचार हैं। एक तो है किस तरह से हम आगे बढ़ें, किस तरह से हम समझ को विकसित करें, किस तरह से प्राकृतिक परिघटनाओं को हम समझें। उसके दो विचार हैं, नंबर एक एकीकरण, नंबर दो न्यूनीकरण। एकीकरण मतलब एडिशन, और दूसरा है न्यूनीकरण मतलब रिडक्शनलिज्म। तो इस न्यूनीकरण में मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, अब मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। एकीकरण में हम किस तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, किसी और व्यक्ति ने किसी और वस्तु को देखा, गैलीलियो ने पृथ्वी को देखा और उसके चारों तरफ ग्रहों को की गतियों को चलते हुए देखा। उन सब चीज़ों को सार्वत्रिक करते हुए हमने, न्यूटन ने सेब वस्तुओं के गिरने की प्रक्रिया को समझते हुए वहाँ पर अपना एक ग्रेविटेशनल लॉ दिया, एफ, जिसको कि हम एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, अर्थ जिसमें m1 m2 दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के द्रव्यमान है, और डिवाइडेड बाई आर उनके बीच की दूरी है, और कैपिटल जी एक सार्वत्रिक नियंत्रक है। दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि इस दुनिया में जितने भी नेतांकों को हम जानते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कांस्टेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा वैलिडिटी है, वो इस कैपिटल जी की ही है। कि कहीं पर भी आप चले जाएं, चाहे आप चंद्रमा पर हों, चाहे आप किसी भी, आज के नॉलेज के हिसाब से, आज के ज्ञान के आधार पर मैं इस स्टेटमेंट को दे रहा हूँ, इस वाक्य को कह रहा हूँ कि आप दुनिया में कहीं चले जाए, दुनिया में क्या, पूरे विश्व में, पूरे सौर मंडल में कहीं पर भी हों, इस कैपिटल जी का मान वही रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यही मान रहेगा, वही एक सार्वत्रिक नियम है, वही एक सार्वत्रिक नियतांक है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के ऑब्जर्वेशंस देखते हुए न्यूटन ने इसका गुरुत्व का एक सार्वत्रिक नियम बनाया, जिसको ये एक एकीकरण की प्रक्रिया है। और वही नियम हमने देखा कि दो सारे ग्रहों के बीच की गतियों को भी देखते हुए पर भी गवर्न करता है। तो देखिए नियम बनाया हमने छोटी सी चीज़ पर, एक सेब गिरा, और उसका विस्तार किया हमने पूरे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में किस तरह से ग्रह चल रहे हैं, किस तरह से उपग्रह चल रहे हैं, किस तरह से वस्तुएं आपस में व्यवहार कर रही हैं, किस तरह से सारी चीज़ें संतुलन में हैं। तो देख रहे हैं आप, एक छोटी सी चीज़ से, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से एक हमने बड़ी ऑब्जर्वेशन की ओर गए। तो ये एक एकीकरण की प्रक्रिया है, ये एडिशन की प्रक्रिया, ये एक एकीकरण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम एडिशनलिज्म या एकीकरण कहेंगे। हम एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यूटन ने छोटी छोटी, जैसे सेब गिर रहा है या कोई और वस्तु गिर रही है नीचे की तरफ, सारी वस्तुएं नीचे की तरफ गिर रही हैं, धरती की ओर गिर रही हैं। धरती का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, धरती का द्रव्यमान वस्तु की द्रव्यमान की तुलना में कई लाख गुना है, काफ़ी ज़्यादा है। और उस द्रव्यमान 10⁻31 kg रफली इतना है, तो काफ़ी ज़्यादा है। और
लाखों 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 गुना है। तो इतने द्रव्यमान की और सब सारी चीज़ें गिर रही है, तो धरती, न्यूटन का पहला नियम था, यांत्रिकी का पहला नियम था इनर्शिया वाला, जड़त्व का नियम था पहले से ही। तो जड़त्व के नियम को जोड़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया इसको और देखा कि चूंकि धरती का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें जो मोशन होगा, उसमें जो गति होगी बल के कारण, वो बहुत कम होगी और हम देख ही नहीं पाएंगे, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली तो इसी नियम को उन्होंने खाली धरती पर होने वाली घटनाओं के साथ ही नहीं, बल्कि सारे ग्रहों में होने वाली घटनाओं के साथ जोड़ा और ये पाया कि ये नियम F इजिकल टू जी इंटू M1 M2/r², सभी तरह के ब्रह्मांड, सभी तरह के पिंडों पर गवर्न करता है। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी वस्तु से चलकर और एक बड़ी सी चीज पर, एक बड़े ब्रह्मांड पर, बड़े स्तर पर भी वो नियम कार्य कर रहा है। तो ये नियमों की एक एकीकरण की संरचना है। सिमिलरली यांत्रिकी के और भी जो नियम है, चाहे वो रोटेशन से हो, मतलब घूर्णन गति के हो, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इन बल्क, मतलब प्रॉपर्टीज उनके वस्तुएं किस तरह से व्यवहार करती हैं, वस्तुओं पर अगर हम कोई बल लगाते हैं तो वो किस तरह से व्यवहार करती हैं, उन सब के नियम हो। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम जो हैं, जैसे कूलॉम का नियम था, ये देखा गया कि चार्ज कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, तो उसमें जो वहाँ पर जो बल की गणना है, परिकलन है, वो उसी सूत्र के साथ कहीं पर भी की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है। मैग्नेटिज्म, अब इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा, अगर या कोई चार्ज पार्टिकल गति में है, करंट की फॉर्म में है, कोई करंट है, तो उसके साथ साथ एक एसोसिएटेड मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को जो अवधारणा है, वो हर जगह पर उसी तरह से अवधारणा पाई गई। तो आपने देखा इस तरह, ये सब एकीकरण के उदाहरण हैं, सिद्धांतों के एकीकरण के उदाहरण है। और इस सब में आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से बड़ी चीज़ों पर गए और बड़ी चीज़ों को हमने उनके बारे में भविष्यवाणी कर ली। जी दोस्तों, तो इस अध्याय में मैंने एकीकरण की बात कर ली। अब अगले एपिसोड में मैं आपसे रिडक्शनिज्म की बात करूंगा, न्यूनीकरण की, नियमों का न्यूनीकरण कैसे होता है, विचार कैसे बनते हैं भौतिकी के। और इस अध्याय में आप देख रहे होंगे कि मैं बैठा हुआ ही आपसे पढ़ा रहा हूँ, और फिजिक्स वाला आदमी कैसे बैठा हुआ पढ़ा सकता है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। मैं कोई सूत्र नहीं बोलने वाला, कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाला इस अध्याय में। इस अध्याय में मेरा उद्देश्य है कि आपके मन में भौतिकी के विषय के बारे में एक उत्तेजना पैदा करूँ, एक उसकी परिसर के बारे में आपको रेंज आपको मालूम पड़े कि वहाँ पर कितना रेंज है, कितना स्कोप है फिजिक्स का, और इस सब के बारे में एक कौतूहल आपके दिमाग में पैदा हो। तो दोस्तों, आज के अध्याय में, आज के एपिसोड में इतना ही, और अगले एपिसोड में मिलेंगे जहाँ पर कि हम दूसरी चीज़ें करेंगे। नमस्कार।